जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है और इसके जो लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर हैं। तो इसके संपूर्ण एक्सप्लेनेशन को हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और इसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑब्जेक्टिव का लिंक देंगे और इसके सब्जेक्टिव का लिंक देंगे दोस्तों, तो आप जा करके उसे कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंतर्गत जान लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो जैसा कि दोस्तों हम सब बार जो है सो लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि इससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शॉर्ट में एक बार लेखक परिचय को अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है और इसके जो लेखक हैं वह है मैक्समुलर जी, ठीक है, मैक्समुलर। और इसकी जो विधा है दोस्तों वह है भाषण, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन करके आते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, किसने लिखा, तो मैक्समुलर ने लिखा। भारत से हम क्या सीखे, इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा है भाषण, ठीक है। तो इसको याद रखिए। उसके बाद चलिए लेखक परिचय पर चलते हैं। तो लेखक परिचय पर चलते हैं दोस्तों। तो लेखक का पूरा नाम क्या है, तो लेखक का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि मैक्समुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है। उसके बाद उसका जन्म के बारे में जब हम जानते हैं, तो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी और उसका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादा बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा, तो मैक्समुलर ने लिखा। और भारत से हम क्या सीखे इसकी विधा क्या है, तो यह एक भाषण है। और मैक्समुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है, इसको याद रखिए। उसके बाद जब जन्म स्थान के बारे में जानते हैं, तो मैक्समुलर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यह हुआ था जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, ठीक है। यह जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था दोस्तों, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद इसके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था, ठीक है। चलिए अब इससे आगे और डिटेल में एक्सप्लेन इसके जो है सो लेखक परिचय को जानते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब मैक्समुलर यहाँ पर कहता है, जब मैक्समुलर 4 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का निधन हो गया। तो दोस्तों जब मैक्समुलर 4 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया या निधन हो गया। तो इस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन करके आते हैं कि मैक्समुलर कितने वर्ष के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया या निधन हो गया। तो मैक्समुलर 4 वर्ष के थे। उसके बाद भारत भक्त, यहाँ पर दोस्तों भक्त होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पर भक्त होगा दोस्तों। तो भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले मैक्समुलर बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, और इसको कहा गया है भारत भक्त, ठीक है। और संस्कृत अनुरागी और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले मैक्समुलर जब बचपन में ही इन्होंने क्या किए थे, ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे, यानी कि एक्सपर्ट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों, और यहाँ पर कहता है कि लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। तो दोस्तों मैक्समुलर लैटिन भाषाएं की इतना ज्ञान हो गया था उनको कि उनमें क्या करने लगे थे, वो कविताएं भी लिखने लगे थे। यदि दोस्तों आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप इतना तो सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहता है दोस्तों कि 18 वर्ष, कहता है 18 वर्ष की आयु में दोस्तों मैक्समुलर जो थे, ये 18 वर्ष की आयु में उसने लिपलिंग, ठीक है, लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में मैक्समुलर लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन जो है आरंभ किया। तो आपको पूछेगा कि कितने वर्ष की आयु में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया मैक्समुलर ने, तो 18 वर्ष की आयु, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। उसके बाद कहता है उन्होंने हितोपदेश, कंठ और केन तथा मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आपसे पूछेगा कि जर्मन भाषा में अनुवाद किसका किया, ठीक है, या नहीं तो पूछेगा आपसे कि कंठ और केन का अनुवाद किसने किया। तो कंठ और केन का अनुवाद जो है सो मैक्समुलर ने किया, और मेघदूत का भी अनुवाद मैक्समुलर ने किया। और कौन किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया। और हितोपदेश का भी अनुवाद जो है सो जर्मन भाषा में किया, ठीक है। तो इन सभी, उसको जर्मन भाषा, वो तो जर्मनी में जन्म ही लिए थे और जर्मन भाषा का उसका नॉलेज था उनको, तो उन्होंने हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत इत्यादि का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला टॉपिक जो कि यहाँ पर है कि स्वामी विवेकानंद ने उसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा। ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में कि किसने मैक्समुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्समुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद कि 1868 में महारानी विक्टोरिया ने उसे नाइट की उपाधि प्रदान की, परंतु मैक्स मुलर ने उसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने उसे एक स्पीच पर बुलाई थी। जब मैक्स मुलर ने वहाँ पर स्पीच दिए थे तो महारानी विक्टोरिया बहुत प्रसन्न हुई थी और उसे नाइट की उपाधि प्रदान की, लेकिन मैक्स मुलर को ये उपाधि तुच्छ लगी, ठीक है, बहुत छोटी लगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि महारानी विक्टोरिया ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी मैक्स मुलर को, तो नाइट की उपाधि। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे यहाँ पर लेखक परिचय से एक और टॉपिक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पर। दोस्तों कहता है इस भाषण का जो भाषांतरण है भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। दोस्तों मैक्स मुलर जो है ये जो भाषण दिए थे भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मन भाषा में दिए थे, लेकिन आज हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में कोई तो भाषांतरण किया होगा। तो किसने किया दोस्तों, भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ठीक है, तो यह आप याद रखिए कि ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये जो इसका जो अनुवाद किया गया या भाषांतरण किया गया तो किसने किया, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि हम पाठ की भाषण की मुख्य बातें पर चलते हैं दोस्तों, यदि हम भाषण को पढ़ते हैं अच्छे से तो उसमें जो भी टॉपिक है, जो कि अच्छे अच्छे टॉपिक है, अच्छे अच्छे पॉइंट है दोस्तों। वैसे तो कहे कि पूरा चैप्टर में जो मैक्स मुलर साहब हैं ये भारत की बड़ाई किए हैं। कहने का मतलब है कि भारत के सौंदर्य और उसके जो गुण है उसको निखारे हैं इस चैप्टर में। तो उन्होंने एक तरह से भारत का बड़ाई ही किए हैं सभी जगह। यदि बड़ाई का कहीं भी नाम आए दोस्तों कि भारत का बड़ाई किसने किया है, किस कवि ने किया है, किस लेखक ने किया है, तो मैक्स मुलर का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए भाषण की जो प्रमुख बातें हैं उसे हमने लिख लिया है और इसके माध्यम से आपका पूरा चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाएगा और इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। तो ये पूरे इत्मीनान से इस जो है सो टॉपिक को आप सुनिए ध्यान से और हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है पहला टॉपिक कि सर्वविध संपदा, ठीक है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। कहने का मतलब है कि तमाम संपदा से, यानी कि या तो कई खनिज के या वनस्पति के दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि जितने भी दोस्तों जो भी संपदा है, जो भी, या हम अनाज के दोस्तों, तो सभी संपदा से परिपूर्ण। ठीक है, और प्राकृतिक सौंदर्य भारत में इतना है कि उतना कोई भी देश में नहीं है। जैसे आप झील देखिएगा, नदी देखिएगा, कोई भी चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो वह सौंदर्य से परिपूर्ण है देश भारत। और यह जो देश है वह भारत है। कवि लेखक ऐसा कहते हैं, ठीक है, मैक्स मुलर ऐसा कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यानी कि यहाँ भूतल पर ही स्वर्ग जैसा सुंदर दिख रहा है और इसकी छटा जो है निखर रही है। चलिए, अब इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए, अब यहाँ पर बड़ाई किए हैं और पूरे चैप्टर में बड़ाई किए हैं। तो बड़ाई क्या कहने का मतलब, जो भारत का जो असली रूप है उसको दिखाए हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन्हें कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि शहरों की याद है, जबकि सच्चे भारत के दर्शन केवल गाँव में ही हो सकते हैं, क्योंकि सच्चा भारत गाँव में बसता है। तो देखिए लेखक जो यहाँ पर कितनी अच्छी बात की है दोस्तों, कि जो लोग आजकल के जो भी लोग होते हैं, विदेशी यात्री होते हैं और भारत घूमने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कलकत्ता घूम लेते हैं, बम्बई घूम लेते हैं, मद्रास घूम लेते हैं और उनको इसी की याद रहती है। लेकिन अगर वो घूमना चाहे तो सच्चे भारत का, जब वो दर्शन करना चाहे तो सच्चा भारत का दर्शन के लिए उसको गाँव में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में ही सच्चा भारत बसता है। ठीक है, गाँव में ही सच्चा भारत बसता है, तो गाँव में उसको जा करके उसे देखना चाहिए और घूमना चाहिए। ठीक है, तो लेखक ये बताते हैं, लेखक गाँव भी घूमे थे भारत के, तो इसीलिए यह बातें वो कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, अगले की पॉइंट्स पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है पुरातत्विक विभाग, जो दोस्तों जिससे आपका क्वेश्चंस बन जाता है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लेकर के चलते हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है सो एक सारांश के रूप में ख़त्म हो जाए। वैसे तो चैप्टर में बहुत है, बहुत पेज का है, तो उतना यदि आप लंबा पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए जो भी मेन टॉपिक है सारांश के रूप में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे वह जनरल कनिंघम थे। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि पुरातात्विक विभाग का हेड कौन था, तो वो था जनरल कनिंघम। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें लिखे हुए हैं। तो यदि आप नोट लेना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, उसमें हम आपको फ्री में सारे नोट अवेलेबल है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। चलिए अब
यहाँ पर दोस्तों कहता है अगला टॉपिक कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह भारत का जब जनरल गवर्नर था तो वाराणसी के पास, ठीक है, वाराणसी एक जगह का नाम है, वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार स्वरूप सिक्का भिजवा दिया ताकि उनकी गणना दुर्लभ वस्तुओं में किया जाए। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का जनरल गवर्नर था, कहने का मतलब जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज का एक मतलब पद हुआ करता था जनरल गवर्नर का, तो उसमें जो है वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वह जब वाराणसी में पहुंचा, वाराणसी गया तो उस वहाँ पर उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार के रूप में यह सिक्का भिजवा दिया, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस सिक्का का महत्व नहीं समझा और उसको क्या किया, गला दिया, ठीक है। जब वारेन हेस्टिंग्स लौटा अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया तो तब तक में सिक्का क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन वह सोच के भेजा था कि उन सिक्का को रखा जाए ताकि वह दुर्लभ वस्तुओं में गिना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया जो है सो उसका महत्व नहीं समझ पाया और उसको गला दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कहता है शेर की खाल में गधा की कहावत प्राचीन दार्शनिक प्लेटो की है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि शेर की खाल में गधा की जो कहावत है दोस्तों यह किसकी है, तो प्लेटो की है, ठीक है। प्लेटो जो कि दार्शनिक था, प्राचीन दार्शनिक था, विद्वान और महत्वपूर्ण दार्शनिक था ये। तो ये जो है इसकी कहावत है कि शेर के खाल में गधा, ठीक है, शेर की खाल में गधा, ये कहावत है किसकी है, प्लेटो की है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से चैप्टर में दोस्तों कहता है कि भारत ब्रह्मांड, कहता है भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है, ठीक है। भारत जो है दोस्तों ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है और भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, लगभग 3000 वर्ष से अधिक पुरानी, ठीक है। तो यदि आपको पूछे कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है तो आप संस्कृत लगाइएगा, ठीक। उसके बाद यदि आप धर्म पे बात कर लीजिएगा या देवता के आधार पर बात कीजिएगा या आप भाषा के आधार पर बात कीजिएगा या विज्ञान के या रीति रिवाज के आधार पर बात कीजिएगा दोस्तों, तो भारत विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। तो इन सभी आधार पर किसी भी आधार को ले लीजिए आप, या ले लीजिए धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज इत्यादि किसी भी आधार पर जब आप बात कीजिएगा दोस्तों तो भारत जो है विश्व का अग्रणी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे देवता रहते हैं और यहाँ पर लगभग करोड़ों, लगभग लाखों भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों। और विज्ञान के भी विषय में बात करें तो विज्ञान की जो नींव थी दोस्तों यह भारत से ही जो है सो शुरू हुई थी कहा जाता है। और रीति रिवाज की भी बात करें तो भारत में जो शिष्टाचार है दोस्तों वह अन्य देश में नहीं है, तो भारत विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर कि सर विलियम जोन्स, कहता है सर विलियम जोन्स इंग्लैंड से भारत आए थे। तो दोस्तों सर विलियम जोन्स जो थे यह इंग्लैंड से भारत आए थे। तो कहा जा ऑब्जेक्टिव में आपको बन सकता है कि कौन जो है इंग्लैंड से भारत आए थे, तो सर विलियम जोन्स जो है इंग्लैंड से भारत आए थे। और यहाँ पर दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप उस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको चूहा के बारे में जो है सो चर्चा किया गया है। तो चलिए, चूहा को संस्कृत में मूसा बोला जाता है और ग्रीक में मूस बोला जाता है और लैटिन में इसको मूस बोला जाता है। पुरानी स्लावोनिक में इसको माइस बोला जाता है दोस्तों और पुरानी उच्च जर्मनी में मूस कहते हैं, ठीक है। तो मूस का यहाँ पर जो है सो ढेर सारा नाम है दोस्तों जो कि अलग अलग भाषा में है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं संस्कृत में मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मनी में मूस कहते हैं और हिंदी में उसको चूहा कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो है सो उसको रैट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगला कहता है भारत को अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े होकर 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था। दोस्तों हमने आपको कहा कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो सर विलियम्स जोन्स आए थे और सर विलियम्स जोन्स जो है उस समय 37 वर्ष के थे, ठीक है। और इन्होंने भारत को अपने जहाज के डेक, वह जहाज से आए थे, पनिया जहाज से, और उस पर जो है अकेले खड़े होकर के भारत को देख रहे थे, ठीक है। तो ये थे जो टॉपिक। और देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको यह समझ में आया होगा कि लेखक जो है भारत के किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए या भाषा विज्ञान को ले लीजिए, रीति रिवाज को ले लीजिए या फिर धर्म जाति किसी भी चीज़ को आधार मान लीजिए, तो सबसे आगे आपका भारत देश आता है दोस्तों, हमारा भारत देश आता है।
और इसमें जो है लेखक भारत की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी गुण है और उन्होंने जो भारत में घूमे और देखे सुने, उसका जो है सो बखान किए दोस्तों। तो यह चैप्टर इसी में जो है सो समाप्त हो जाता है। तो आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक बात कहनी थी यहाँ पर, जो कि यदि आप जो है इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फ्री नोट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। तो आई होप आप ज़रूर जुड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।